ये केस स्टडी है इंडिया के सबसे कूल बियर ब्रांड की, जिसका लोगो बंदर था, जिसकी मार्केटिंग मस्त थी, लेकिन बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन इन्होंने नशे में ले लिया, जिससे पूरी कंपनी बर्बाद हो गई। इन्होंने बदला कंपनी का नाम और वही हो गया काम तमाम। ऐसी गजब केस स्टडी सिर्फ इंडिया में हो सकती है। टाइम था जब किसी बार पब में आवाज गूंजती थी, ए भाई बीरा है क्या? अब आवाज गूंजती है, ए भाई बीरा कहां गया? एक ऐसी कंपनी जिसने इंडिया के यूथ की क्राफ्ट बियर से जान पहचान करवाई, जिसने ब्रांडिंग के दम पे किंगफिशर की बादशाह को चैलेंज किया, मात्र 10 साल में देश की चौथी सबसे बड़ी बियर कंपनी बन गई। उस कंपनी ने कई छोटी छोटी गलतियां की और फिर बाद में किया एक पाप, अपनी कंपनी का नाम चेंज किया। और नाम चेंज करने का इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि कंपनी का धंधा ही ठप हो गया। कंपनी बंद करने की नौबत आ गई। 6-6 महीने से एम्प्लॉय की तनख्वाह नहीं गई, वेंडर के पेमेंट नहीं हुए और एम्प्लॉय मिलके मांग कर रहे हैं कि सीईओ को बाहर निकाल दो। तो भाई साहब, ये जो यूनिक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है B9 बेवरेज लिमिटेड, जिसका एक बहुत पॉपुलर बियर ब्रांड था बीरा 91। जितने भी दर्शक मदिरापान हेतु पब बार गए होंगे, उन्होंने बीरा 91 का नाम अवश्य सुना होगा। तो आपने अगर कभी बीरा चखी है या देखी है या सुना है, ये वीडियो आपके लिए, ताकि आपको पता पड़े भैया ये गायब कहाँ हो गई। और अगर आप मेरे जैसे लोग हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं, तो चाय की चुस्की के साथ इस केस स्टडी को देखते हैं और पता लगाते हैं कि क्या हो गया। क्योंकि आज की केस स्टडी अपने आप में यूनिक है। इसके पहले पार्ट में ब्रांडिंग और इनोवेशन है और दूसरे पार्ट में टेंशन और लिटिगेशन है। ये बताएगी कि किसी कंपनी में ब्रांड बनना कितना इंपॉर्टेंट है और लीगल चीजों को इग्नोर करना कितना खतरनाक। तो अगर आप कोई बिजनेस करते हो, करने वाले हो, उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो ये केस स्टडी आपके लिए। केस स्टडी चालू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बिजनेस के कॉन्सेप्ट को देसी भाषा में समझाते हैं और आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनाते हैं। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो कहानी चालू होती है कंपनी के फाउंडर अंकुर जैन से। दिल्ली का लड़का इंजीनियरिंग करने पहुंच गया यूएस, और वहां उन्होंने पहली बार जब ट्राई की क्राफ्ट बियर, तो पीते ही उनका मन बोला कि वाह क्या चीज है भाई, ये चीज इंडिया में तो कभी मिली नहीं, काश ये चीज इंडिया में मिलती। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि यार इंडिया में नहीं मिलती तो अच्छी बात ना है, तो बेटर अपॉर्चुनिटी है, मैं इस चीज को इंडिया लेके जाता हूं और इससे एक बड़ा बिजनेस बनाता हूं। क्योंकि क्राफ्ट बियर कोई बनाता नहीं है, मैं बनाऊंगा, मार्केट खाली है, छा जाऊंगा। और इनका अंदाजा सही भी रहा, इन्होंने बनाई और छा गए। लेकिन उससे पहले क्राफ्ट बियर होती क्या है वो समझते हैं। क्राफ्ट बियर क्या होती है? क्राफ्ट बियर ये होती है जहां पे नॉन मशीनी तरीके से, बिना मशीनों के ट्रेडिशनल तरीके से छोटी छोटी ब्रूअरी में बनाई जाती है। ये ट्रेंड कब आया? जब यूएस में, यूरोप में लोगों ने कहा कि भैया हम जो बियर पी रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं इसमें क्या डला है और कहां से वो इंग्रेडिएंट आया है। तो छोटी छोटी ब्रूअरी में कहा था यहाँ से ये मटेरियल है, ये मटेरियल है, हम इस स्टाइल से बना रहे हैं, और ये हल्की होती है, स्मूथ होती है, कम कड़वी होती है और एक्सपीरियंस पूरा देती है। इसी के अपोजिट अगर अपन देखा जाए तो इंडिया में छोटी ब्रूअरी नहीं होती, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वहां मास प्रोडक्शन होता है। वहां से कहां से माल आ रहा है आपको नहीं पता, आप जो बियर पी रहे हो उसमें क्या है आपको नहीं पता। बात एक्सपीरियंस की नहीं है, थोड़ी हैवी होती है, थोड़ी सी कड़वी होती है। मेन उद्देश्य होता है कि एक्सपीरियंस छोड़ भाई, नशा ले और घर जा। तो भारत के शराबी भाइयों के उद्धार के लिए, उनको नया अनुभव देने के लिए, भारत की इकोनॉमी को चलाने वाले इन लोगों को नया एक्सपीरियंस देने के लिए ये एक नया बिजनेस आइडिया लेके इंडिया है। तो 2007 में इंडिया पहुंचे और उन्होंने चालू की सेरेना बेवरेज। सेरेना बेवरेज में क्या करते थे? बेल्जियम से, जर्मनी से और यूएस से क्राफ्ट बियर इंपोर्ट करते थे और इंडिया में बेचते थे। सिंपल ट्रेडिंग का बिजनेस था। ये जो सेरेना बेवरेज है, यही बाद में जाके B9 बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड हो गई और इंडिया की पहली क्राफ्ट बियर और इंडिया का लार्जेस्ट क्राफ्ट बियर का नेटवर्क बनाने वाली कंपनी बनी। ये शुरुआत में 330 ml की बोतलों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में अवेलेबल थी। लेकिन उस बियर के बहाने धीरे धीरे इन्होंने लोगों को टेस्ट कराया और फिर उनसे फीडबैक लिया कि भैया क्या चल रहा है, इंडिया की प्रेफरेंस को समझा। और फिर उन्होंने यूरोप के काफी चक्कर लगाए, अलग अलग तरह की बियर ट्राई करी, एक्सपेरिमेंट्स किए, प्रेफरेंस चेक की और फाइनली उनको समझ में आ गया इंडिया में क्या चीज चलेगी। और 2013 में इन्होंने जो इंपोर्टेड बियर थी 10 बार और पब में टैप बेसिस पे प्रोवाइड करा दी। टैप बेसिस में कि भैया सीधा ग्लास लगाओ, नल खोलो, पियो और मस्ती से लो, बोतल वोतल के लफड़े ही नहीं है। अब ऑन टैप जो थी बियर, इसकी डिमांड बहुत तेजी से निकली है सब, क्योंकि एक तो लोगों को परसेप्शन आया कि भैया तो ताजी सी है, बॉटल के मुकाबले थोड़ी विजिबल भी थी, कलर भी डिफरेंट दिख रहा था और थोड़ी सस्ती भी थी। तो भाई साहब इसकी डिमांड ऐसी बड़ी पूछो ही मत, 2 साल में रॉकेट बन गई है। 2014 में उन्होंने डिसाइड किया यार मैं तो ट्रेडर हूँ, यहाँ से लाता हूँ, यहाँ से बेचता हूँ, इसमें तो मार्जिन नहीं है, मैं मैन्युफैक्चरर बनूंगा और उन्होंने डाली खुद की ब्रूअरी।
और शुरुआत में जो ब्रू का जो उसके रॉ मटेरियल टाइप्स थे वो बेल्जियम से मंगाते थे, जो कि बियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। तो फाइनली आइडिया आ गया कि भैया कंपनी बनाएंगे, मैन्युफैक्चर बनेंगे। तो अपने यार दोस्तों से फंडिंग ली, लेजेंडरी इन्वेस्टर आशीष धवन जी उन्होंने फंडिंग दी। टोटल 1 मिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ B9 बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिशियल ब्रूअरी की होती है शुरुआत। टैगलाइन बड़ी सिंपल थी भाई साहब, इमेजिन इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड, यानी इंडिया में बनाएंगे और पूरी दुनिया पे छाएंगे। अब बीरा थोड़े से टाइम में भैया बन गई इंडिया की चौथी सबसे बड़ी बियर कंपनी। कैसे? इन्होंने सबसे पहले अपनी मार्केटिंग में दिमाग लगाया। इन्होंने कहा हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है व्यक्ति जो हमारे पास आएगा हमारा प्रोडक्ट लेने। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया जो कि युवा है, जो कि शहर में रहता है, 35 साल से कम का है, पब में जाता है, बार में जाता है, इस बंदे को देना है। क्योंकि ये नया युवा है, इसको एक्सपीरियंस चाहिए, इसको ड्रंक नहीं होना है, इसको बस एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसको एक्सपीरियंस कैसे दे? इसको कूल लगना है कि साहब मैं पी के कूल हो गया साहब, तो इसको कूल एक्सपीरियंस कैसे दे? ये सोच के बीरा ने ब्रांडिंग स्टार्ट की। उस समय जो बियर ब्रांड थे किंगफिशर, हेवर्ड, बड़ी सीरियस ब्रांडिंग करते थे। बोतल लग के लगता था कोई सीरियस चीज पड़ी है साहब। इन्होंने ड्रिंकिंग को बनाया, बोला कूल बनाएंगे, फन बनाएंगे। तो इनकी बोतल अगर आप किसी ट्रेडिशनल बियर कंपनी की बोतल देखोगे लुक सीरियस, इनकी बोतल लगती कूल, एकदम कलरफुल। इनकी टीम ने 9 महीने का टाइम लगाया था लोगो बनाने में, डिजाइन बनाने में, प्रोडक्ट्स का नाम रखने में। प्रोडक्ट का नाम इनका था बीरा। बीरा क्या होता है? पंजाबी में बड़े भाई को कहते हैं बीरा। 91 क्या है? इंडिया का कंट्री कोड। और ये बीरा का जो बी है ये उल्टा बना हुआ है कि भैया हम जो ट्रेडिशनल बियर कंपनियों से एकदम अलग हटके चलेंगे, इसलिए बीरा का बी उल्टा है। इसका ब्रांड का जो मस्केट बनाया, जो लोगो बनाया, वो बनाया एक बंदर जो आपके अंदर की मस्ती को और शरारत को चिन्हित करता है। अब भाई साहब ये ब्रांड दिखने में कूल, कलरफुल, ब्रांडिंग जोरदार और पी के टेस्ट एकदम यूनिक, एकदम डिफरेंट, एकदम स्मूथ। ऐसा कभी किसी ने कुछ नहीं पिया। तो पीने के बाद भाई साहब ये चीज एक बंदे ने पिया, रहा भाई तू पी के देख, तू पी के देख, और बीरा जगह 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 वर्ड ऑफ माउथ से फैल गया। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो बियर कंपनियां काम में लेती है, म्यूजिक सीडीज, म्यूजिक लेबल्स, ऐसा कुछ काम में नहीं लिया। इन्होंने कहा मैं तो वर्ड ऑफ माउथ से चलूंगा, ब्रांडिंग से और क्वालिटी से। इन्होंने कहा मैं तो एक्सेस का गेम खेलता हूं, मेरे को तो सही कूल दिखने वाली सी चीज सही जगह प्रोवाइड करा देनी है, मेरा काम हो जाएगा। तो इन्होंने टोटल बार्स और पब में 1000 से ज्यादा बार और पब में अपनी बियर को पहुंचा दिया। और 70% जो उस कंपनी की सेल है वो बार एंड पब से ही आती है। उसके अलावा 30% जो है 330 ml की बोटल्स बनाई थी जो रिटेल पे मिलती थी, वहां से आती थी। म्यूजिक कॉन्सर्ट में अवेलेबल होते थे, फेस्ट में अवेलेबल होते थे। इन्होंने ICC के साथ भी 5 साल का टाइप किया था इन स्टेडियम राइड के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए। मार्केटिंग और ब्रांडिंग में तो इन्होंने गाड़ दिए झंडे और कंट्री में क्राफ्ट बियर के कॉन्सेप्ट को कर दिया इंट्रोड्यूस। लेकिन कहां उड़ गया इनका फ्यूज? आइए जानते हैं सेकंड पार्ट में। देखो मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो फंडिंग के दम पे शुरू होते हैं वो बाजार में अपना पॉपुलैरिटी कर लेते हैं, फेमस हो जाते हैं, सेल बढ़ा देते हैं, छा जाते हैं। बस एक ही जगह कमी रहती है, प्रॉफिट नहीं बना पाते। तो साहब सेल तो हो रही थी लेकिन भाई साहब घर में पैसा नहीं बच रहा था, क्योंकि सेल के मुकाबले कई गुना खर्चे हो रहे थे साहब। और जब इन्वेस्टर का पैसा आता है ऐसा ही काम होता है। अब कहां कहां इनकी गलती रही? पहले छोटी मोटी गलती की बात करेंगे, फिर पाप की बात करेंगे। बीरा ने कहा इंपोर्ट करके बेचते हैं, इतना बचता नहीं, हम तो बस खुद की ब्रूअरी लगाएंगे। और 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 ब्रूअरी खोल दी। ब्रूअरी खुलती है तो मोटा इन्वेस्टमेंट लगता है, जगह लगती है, मशीन लगती है, टाइम लगता है। अब 5 ब्रूअरी खोल दी पर उतनी सेल ही नहीं आ रही। तो ब्रूअरियां तो खुल गई पर अंडर यूटिलाइजेशन पे चल रही है, तो खर्चा पूरा, रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो वो खर्चे उठाने पड़ रहे हैं। आप सोचो बीरा अभी कितने मुश्किल से 10 साल हुए बीरा के ब्रांड को। 10 साल में तो अपन अभी 10वें साल तो अपन ये बात कर रहे हैं कि भैया कंपनी बंद हो सकती है। इतने साल में आपको क्या लगता है बीरा कहां कहां चला गया होगा? बीरा ने कहा ना मैं ग्लोबल ब्रांड बनूंगा, इंडिया में क्या मैं तो ग्लोबल जाऊंगा। कहां कहां चले गए होंगे? आपको पता है 1000 बार पब में चले गए, 24 कंट्री में लॉन्च कर दिया, 24। भाई एक तो ढंग से कवर कर लो, 24 जगह। अब जहां खोलेंगे भैया वहां मार्केटिंग का भी खर्चा, जगह का भी खर्चा, सेटअप का भी खर्चा, और बाजार में पैर ही नहीं रख पाए। और कंपटीशन तो सब जगह है साहब, तो उससे और एक्सपेंशन कर लिया, बहुत जल्दी कर लिया। तीसरी चीज भैया, एक तो कुदरत का झटका मिल गया, कोविड आया तो सबसे पहले बब और बार बंद हुए और सबसे लास्ट में खुले, तो उस दौरान भी झटका लगा। उसके अलावा ये कई ऐसे मटेरियल हैं जो बाहर से एक्सपीरियंस देने के नाम पे बोले वहीं से आएंगे, तो भाई साहब जो बेल्जियम से अगर कोई चीज मंगा रहे हो तो उसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा आएगी और इंग्रेडिएंट में लॉजिस्टिक कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, तो इनके मार्जिन बाकी के कंपैरिजन में कम और होते थे क्योंकि क्वालिटी अच्छी काम में ले रहे हैं। तीसरा देखो, क्राफ्ट बियर की बात सुन के आपको अच्छा लग रहा है, वाह क्या कॉन्सेप्ट है, एकदम यूनिक है, वाह वाह वाह। इसका हल्ला ज्यादा है, ज्यादा लोग पीते नहीं। लोग कहते हैं हाँ बढ़िया चीज है, एक बार ट्राई कर लेंगे, 2 बार ट्राई कर लेंगे, लेकिन चाहिए तो हमें वही जो हम पीते आए थे।
एक और चीज उनके साथ हुई जिसको कहते हैं ब्रांड बर्नआउट। ये क्या है? जब इन्होंने लॉन्च की थी तो यही इकलौते थे और उन्होंने कहा हम बाजार डोमिनेट करेंगे, मोनोपोली अकेले। लेकिन भाई साहब, अगर आप अकेले और आपने कोई चीज लॉन्च कर दी और उसको बाजार में हवा पकड़ ली, तो आपको पता है ना, ये भारत देश में तुरंत कंपटीशन आ जाता है। तो हर कंपनियों ने अपने अपने क्राफ्ट बियर के वर्जन और निकाल दिए, और ये जो कंपनियां पुरानी थी, इनके तो वैसे ही सेटअप थे। जब ये भी क्राफ्ट बियर लेके उतरी तो भैया कंपटीशन हो गया कांटे का। तो कुल मिला के इन्होंने 1000 करोड़ से ज्यादा लगा दिए और प्रॉफिट की शक्ल नहीं देखी अब तक भी। अब भाई साहब, अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो एक कंपनी को चलाने के लिए पैसा कहां से आता है? वहीं से जहां से स्टार्टअप का आता है, इन्वेस्टर से। इन्होंने टोटल 20 से ज्यादा इन्वेस्टिंग राउंड किए और 3,500 करोड़ रुपए उठाए। तो टोटल इनके जो शेयर होल्डर थे वो 200 से ज्यादा हो गए। और कंपनीज एक्ट के अनुसार अगर किसी भी कंपनी के 200 से ज्यादा शेयर होल्डर हैं तो उसको पब्लिक लिमिटेड होना जरूरी है, वो प्राइवेट लिमिटेड नहीं रह सकता। तो क्योंकि इनके शेयर होल्डर 200 से ज्यादा हो गए तो इनको प्राइवेट लिमिटेड की जगह होना पड़ेगा पब्लिक लिमिटेड। क्लियर? सेकेंड चीज, जब ये कंपनियां इन्वेस्टरों से इतना पैसा उठाती है तो इनको वापस कैसे लौटाएगी? आईपीओ लाके। रिटेल इन्वेस्टर बैठा ही है, वो कर लेगा सब्सक्राइब। कोई भी कंपनी आए, कोई भी वैल्यूएशन मांगे, रिटेल इन्वेस्टर तो बैठा ही है। दिया था ना एक चश्मे वाली कंपनी को, इसको भी दे देगा। उसके लिए भी क्या चाहिए? पब्लिक लिमिटेड। तो इन्होंने कहा 2026 में लेके आएंगे आईपीओ और सारे पाप धो देंगे, किसी भी वैल्यूएशन पे ले आएंगे, इन्वेस्टर को चुका देंगे, मजे ही मजे। तो ये दो कंडीशन से इनको जरूरी था लिमिटेड करना। इन्होंने कहा ठीक है, दुनिया कर रही, हम भी कर लेते हैं। इनकी कंपनी थी B9 बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने क्या कर दी? B9 बेवरेज लिमिटेड, प्राइवेट हटा दिया। बात खत्म? नहीं, यहीं से बात शुरू हुई। एक्चुअली भारत के संविधान के अनुसार जो अल्कोहल है वो सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है, स्टेट सब्जेक्ट है। यानी शराब की नीतियां हर स्टेट अपनी अलग अलग बनाता है, कोई केंद्रीय नीति नहीं होती। महाराष्ट्र के रूल अलग है, आपके राजस्थान के रूल अलग हैं, और बिहार में और गुजरात में तो बैन है, आपको पता ही है, बैन है ना, मिलती थोड़ी है। तो कुल मिला के एज पर रूल अब क्या करना है? आपको नया लाइसेंस लेना है, क्योंकि वो बोल रहे पुरानी कंपनी तो गई, अब तो नई कंपनी आ गई, तो नया लाइसेंस लाओ। और कितने लाइसेंस? बोले जितने राज्यों में देना है उतने लाइसेंस। हर राज्य बोल रहा है हमें नया लाइसेंस दो, हमें नई परमिशन दो, तुम्हारी हर बोतल का लेबल चेक करवाओ और हर ब्रांड का, जैसे तुम्हारी एक बोतल पे जितने भी वेरिएंट है सब चेक करेंगे, सबके लेबल चेक करेंगे, सबका लाइसेंस लेंगे, लेके आओ साहब। अब इस प्रोसेस में भाई साहब टाइम लगता है, तो उनके पास लाइसेंस बनने में 5-6 महीने का तो टाइम लग गया। अभी भी कुछ में बना है, कुछ में तो अभी भी नहीं बना। तो उसके चक्कर में क्या हुआ? अब नई बियर बाजार में आ नहीं सकती क्योंकि नई कंपनी का लाइसेंस नहीं है, और जो पुराना स्टॉक बना हुआ है उस पर क्या लिखा है? B9 बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो जो पुरानी है वो बिक नहीं सकती, नई है वो आ नहीं सकती। अब एम्प्लॉय की सैलरी तो जाएगी, रेंट तो जाएगा, ब्रूअरी के खर्चे तो जाएंगे, बाकी सब तो होगा, पर सेल हो गई जीरो, नील बटे सन्नाटे। तो इसको क्या कहते हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो कुल मिला के भैया कुछ जगह तो लाइसेंस अभी तक नहीं मिला, कुछ जगह 6-8 महीने बाद आया, पर 6-8 महीने अगर कोई ब्रांड गायब हो जाता है तो जिसको पीना है वो रुकता है क्या? दूसरे ब्रांड ने मौके का फायदा उठाया कि इस समय बीरा गायब है, तो भाई साहब डबल ट्रिपल स्पीड में छा गए। इतनी देर में तो पुरानी आदत छूट गई, नई आदत लग गई। और अभी इस पूरी डील में अच्छा पुराने इन्वेस्टर का पैसा फंस गया, प्रॉफिट उनका हो नहीं रहा, लीगल केस में फंसे हुए हैं, तो आगे क्या होगा पता नहीं। तो नया इन्वेस्टर पैसा नहीं डाल रहा। अभी रिसेंटली इनकी ब्लैक रॉक से डील हो गई थी, 500 करोड़ रुपए आने ही वाले थे, ये केस हो गया, टाटा बाय बाय कर लिया ब्लैक रॉक ने, बोले फंसी हुई चीज में हम नहीं डालेंगे। अब इसके चक्कर में भाई साहब क्या है? एम्प्लॉय की 6 महीने से सैलरियां नहीं गई, वेंडर्स के पेमेंट नहीं गए, एम्प्लॉइयों के पीएफ के पैसे कट रहे हैं पर जमा नहीं हो रहे। लास्ट पीएफ मार्च 24 में जमा कराया था। इसका फाइनेंशियल फिगर समझो, आपको कंडीशन समझ में आ जाएगी। 2021 में टर्नओवर था 442 करोड़, 22 में बढ़ के हो गया 726 करोड़, 23 में ऊपर गया 824 करोड़, लेकिन अब 24 में आ गया 638 करोड़, 22% डाउन। और ध्यान से सुनना, 638 करोड़ की सेल पे 748 करोड़ का लॉस। ये वही है 35 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 36 लाख का घाटा। कंपनी को लगभग 10 साल हुए हैं ऑपरेशन में और अब तक 2000 करोड़ से ज्यादा का लॉस है। 3500 करोड़ रुपए जिस कंपनी ने उठा रखे हैं, आज की रेट में उसकी नेटवर्थ नेगेटिव में है, मतलब उसकी असेट से ज्यादा लायबिलिटियां खड़ी हो गई। ये तो मेरे लिए भी केस स्टडी है, किसी दिन बैलेंस शीट मंगा के पढ़ेंगे। अच्छा हाँ भैया, 25 का फिगर तो मैंने अभी तक बताया नहीं,
क्योंकि अभी है भी नहीं पब्लिक, ये तो 24 का ही फिगर बता रहा हूँ। सोचो 24 में जनवरी के आसपास ये कांड हुआ था, तब जाके आपको ये सेल दिख रही है। 25 में तो हुआ क्या है पता नहीं। तो अभी कंपनी के 250 से ज़्यादा एम्प्लॉई इकट्ठे हुए, उन्होंने एक पेटिशन लिखी इनके जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको, जिनसे इन्होंने लोन लिया है उनको, कि भैया हमारे पैसे नहीं मिले, वेंडर का पेमेंट नहीं मिला है, रेगुलेटरी फेलियर है, अंदर गड़बड़ियाँ चल रही है, ये सीईओ ढंग का नहीं है, इसको इस्तीफा दिलाओ साहब। लेकिन सीईओ साहब ने भी एक्सेप्ट किया कि भैया अभी प्रॉब्लम चल रही है, हमारी सेल रुकी हुई है, लेकिन हम कहीं से फंड उठाने का कोई इंतजार कर रहे हैं और जैसे तैसे फंड की व्यवस्था होगी, हमारे लाइसेंस हम वापस लेंगे और इस चीज़ को आगे करेंगे। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल कंपनी के भविष्य पे आज भी है। तो भाइयों, इससे पहले अपन कंक्लूजन और मैनेजमेंट लेसन की तरफ जाएं, आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आपको लगता होगा मैं यूट्यूबर हूं, पर मैं यूट्यूब पे मात्र 10% समय बिताता हूं, 90% मैं डेडिकेटेड एक कंसल्टेंट और बिजनेस कोच हूं, और ये ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स यही लेसन में पढ़ाता हूं। तो मेरी एक क्लास है व्यापारी टू सीईओ, जो हर संडे 10 बजे होती है। इन सभी चीजों का मैं ओवरव्यू देता हूं, आप चाहे तो उसको रजिस्टर्ड कर सकते हो, या ब्रांडिंग को या मार्केटिंग को किसी भी चीज को डिटेल में सीखना है, फाइनेंस को सीखना है, तो rahulmaldia.com पे जब आप जाएंगे तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, किसी में भी इनरोल हो सकते हो। तो कुल मिलाकर अगर इस बिजनेस के कंक्लूजन पे अपन जाएं, इस केस स्टडी के कंक्लूजन पे, ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन्होंने बहुत अच्छा ब्रांड बनाया, बहुत अच्छा मार्केट किया, बहुत अच्छी सेल की, लेकिन भैया ब्रांड बनाना और माल बेचना, पैसे कमाना दो अलग अलग चीज होती है। आप हो सकता है ब्रांडिंग के उस्ताद हो, लेकिन धंधा चला के पैसे कमा लोगे, ये अलग चीज होती है। और ये इसमें तो उस्ताद थे, इसमें तो जीत गए, इसमें हार गए। तो सबसे पहला लेसन जो हर इन्वेस्टर और हर फाउंडर को सीखना चाहिए कि भैया इंडिया में बहुत कॉम्प्लेक्स रूल्स और रेगुलेशन हैं। किसी भी प्रकार का लीगल चेंज करने से पहले लीगल ब्रेन की राय लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जब आप इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हो। एक जरा सी गलती आपको कितने बड़े संकट में डाल सकती है, आपने देख लिया। सेकेंड चीज, आपने कोई मार्केट अच्छा क्रैक कर लिया, ब्रांड अच्छा बना लिया, सेल बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप और एक्सपेंशन में लग जाओ, बहुत तेजी से भागो। जो तेजी से भागता है वो गिर भी जाता है भाई साहब। धीरे धीरे चलोगे तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ये थी बीरा की केस स्टडी। आई होप आपको मजा आया होगा। अगली केस स्टडी किस टॉपिक पे करनी है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और इस केस स्टडी में आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव है, आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में बताना। अगली वीडियो के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।